हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज ये शिक्षण विधि की कौन सी क्लास होने वाली है, शिक्षण विधि की, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पर ये क्लास आ रही है। ठीक है, थ्योरी क्लास आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैडम शिक्षण सारे सब्जेक्ट की शिक्षण विधि की क्लास लगाइए, तो मैंने 3 क्लासेस अभी तक लगा दी हैं। आज आपकी ये चौथी क्लास होने वाली है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपके सारे सब्जेक्टों में 5 सब्जेक्ट आते हैं ना, पांचों सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर शिक्षण विधियां मिल जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है कि शिक्षण विधियां क्या है, यहाँ पर क्या बदल जाते हैं, बस आपके जो राइटर होते हैं ना, यानी कि जो परिभाषाएं देते हैं वो बदल जाते हैं। विधियां सबकी सेम रहेंगी, बस चीजों को आपको है ना, अब क्योंकि देखिए थ्योरी बेस्ड पेपर आता तो आप अपने मन के मुताबिक कुछ लिख भी सकते थे, बट यहाँ पर तो टू द पॉइंट लिखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो टू द पॉइंट लिखेंगे, आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख नहीं सकते हैं जो आप BSTC वगैरह में लिख कर आ गए थे, है ना। तो यहाँ पर आपको बस मोटी मोटी चीजें यानी टू द टॉपिक पढ़ना है, यानी कि टू द पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर आप, मैं फिर से बोलूंगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए बेल आइकन को प्लस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी बेल आइकन से ही सारी क्या कहते हैं कायनात जुड़ चुकी है अब, है ना। अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद में आपको बेल आइकन ऑन करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो किसका मिलेगा भाई, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वीडियो का मिलेगा ना, क्लास का मिलेगा, समय से मिलेगा। तो चलिए, बाकी आप हमारे निर्मल क्लासेस जो चैनल है, यानी कि निर्मल क्लासेस नाम से आपका मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप, उस पर जाकर आप जुड़ जाइए। क्योंकि वहां पर भी आपको काफी जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, नोटिफिकेशन के बाद में भी नहीं आ पाते हैं, तो वो बच्चे वहां से फिर देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से नोट्स बनाना चाहते हैं ना तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज ये छठी विधि होने वाली है हमारी, भाषा प्रयोगशाला विधि है ना। भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है, पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रतिपादक कौन है इसके, तो लॉरेंस एम स्टेलूरो है। कौन है? लॉरेंस एम स्टेलूरो है, 2 लोग हैं। और दूसरे हैं आपके डैनियल डेविस। 1965 में ये विधि आई थी। कौन सी विधि? भाषा प्रयोगशाला विधि आई थी। ठीक है, कक्षा अध्ययन का पूरक ही क्या होता है, भाषा विधि होती है। कक्षा अध्ययन का पूरक ही भाषा प्रयोगशाला विधि होती है। यह विधि भाषा शिक्षण का केंद्र मानी जाती है। प्रयोगशाला विधि भाषा शिक्षण का क्या मानी जाती है, तो सेंटर मानी जाती है, यानी केंद्र बिंदु मानी जाती है। इस विधि में कंप्यूटर शिक्षण का कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है यहाँ पर, तो शिक्षण यानी पढ़ाने का काम करता है, और शिक्षक एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रोफेसर एडविन पैकर क्या कहते हैं? प्रोफेसर एडविन पैकर कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है। किससे? वैद्युतिकीय, यानी कि अब भाई कंप्यूटर चलाओगे आप तो विद्युत से ही तो चलेगा। LCD वगैरह में बच्चे को आजकल पढ़ाया जा रहा है तो वो किससे चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं। तो वैद्युतिकीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है, यानी कि पढ़ाने वाला कक्ष होता है, जिसका उपयोग भाषाओं में समूह के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो भाषाओं में समूह के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भाषा शिक्षण के क्या गुण है, यानी भाषा प्रयोगशाला की विधि के क्या गुण है वो देख लेते हैं। बार बार शुद्ध उच्चारण के सुनने से छात्रों का भी उच्चारण शुद्ध होने लगता है ना। बार बार, जैसे जब आप बच्चों को पहाड़े पढ़ाते हैं तो बार बार उनको कहते हैं कि ठीक है पहाड़े बोलो, पहाड़े बोलो। इससे क्या होता है, जो बच्चा पहाड़े में वीक होता है ना, या उच्चारण करने में उसको वो 10 नहीं बोल पा रहा है, या फिर 20, 11 नहीं बोल पा रहा है ना, तो वो बार बार उच्चारण करने से क्या कर लेता है, शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है ना। अगला देखिए, छात्र अभ्यास से अपनी कमियों को दूर कर लेता है। निरंतर क्या होता है, निरंतर जब आप बैक टू बैक उसको एडिशन कराते हैं मैथ में, बैक टू बैक आप क्या करते हैं, पहाड़े देते हैं, टेबल देते हैं, इंग्लिश में गिनती देते हैं, हिंदी में आप गिनती देते हैं, तो बच्चा जो अपनी कमियां होती है ना उसको अभ्यास के थ्रू वो दूर कर लेता है ना। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा क्या करेगा, अपनी गलती को ढूंढना सीख जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र क्या होता है यहाँ पर एक्टिव भी रहता है, काफी एक्टिव रहता है छात्र। ठीक है, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी देता है ना। जैसे आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर क्या होता है, बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। कक्षा में दोहराने में जो समय लगता है उसकी बचत हो जाती है। बार बार आप कक्षा में जो दोहरा रहे होते हैं चीजों को, उससे बचत हो जाती है यहाँ पर। चलिए अब इसकी दोष क्या है, इसकी कमियां क्या है, तो ये अत्यधिक खर्चीली है। भाई आप बिजली से मतलब बिजली लगा रहे हैं तो बिजली के लिए आपको इन्वर्टर भी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट वाली लाइट भी चाहिए, इन्वर्टर भी चाहिए, सोलर पैनल भी चाहिए ज्यादा बिजली के लिए, है ना। माइक चाहिए आपको, कैमरा चाहिए, LCD चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये क्या है, खर्चा मांगती है ये। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि।
इसमें पठन और लेखन का प्रयोग होता ही नहीं है। ना तो पठन पढ़ाया जाता है बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता, और ना ही यहाँ पर बच्चे को लिखने दिया जाता है। और समय भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा लग जाता है। अधिक छात्रों वाली कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त तो नहीं मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा प्रयोगशाला विधि जब ज्यादा बच्चे क्लास में होंगे तो उनके लिए ये मतलब सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब आती है 7वें नंबर की प्रयोगशाला विधि। इसके जनक कौन है, तो विलियम बुंट है। यहाँ पर आपको विलियम प्रयोगशाला जो प्रयोगशाला विधि है ना दोस्तों, ये चाहे आपको एसएसटी के क्वेश्चन में पूछ ली जाए, आपकी चाहे ईवीएस में पूछ ली जाए, किसी में भी पूछ ली जाए, विलियम बुंट आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, ये गणित और विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि भी मानी जाती है, क्योंकि ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, मशीनों, उपकरणों की सहायता से गणित के तथ्यों और नियमों की सत्यता की जांच भी करने लगता है। प्रयोगशाला विधि में बालक सक्रिय रहकर ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञान कैसे अर्जित कर रहा है, वो सक्रिय रहकर। ठीक है, और शिक्षक केवल परामर्शदाता की भूमिका में होता है। ठीक, ये सर्वश्रेष्ठ बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, यानी कि बच्चों के ऊपर बेस्ड होती है और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रयोगशाला विधि का आधार आगमन विधि है। प्रयोगशाला विधि का आधार क्या है, तो आगमन विधि। आगमन यानी कि जो उदाहरण से आपको ले जाती है नियम की ओर, है ना, नियम की ओर ले जाती है। अगला देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, उपयोग कैसे करते हैं इसका, तो त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग व अन्य द्विविमीय ज्यामितियों का परिमाप व क्षेत्रफल व कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला विधि का ही उपयोग किया जाता है। चलिए अब इसके सूत्र देखिए। प्रयोगशाला विधि के सूत्र क्या है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, उदाहरण से नियमों की ओर चलती है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। यही सारे पक्ष किसके हैं, आपके आगमन विधि के भी यही पक्ष है, यही सूत्र है। ठीक है, आगमन विधि के भी याद रखिएगा यही सूत्र है। अगला देखिए, नोट में क्या है कि प्रयोगशाला विधि व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष को विकसित करती है तथा इसे कौशलों के विकास का माध्यम भी कहा जाता है। यानी प्रयोगशाला जब बच्चा करेगा तो उसके व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष जो होंगे ना, वो विकसित होंगे। साथ में क्या होगा, उसके कौशल का विकास होगा, उसकी जो स्किल्स है ना वो डेवलप होंगी। इसके गुण क्या है प्रयोगशाला विधि के, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है ना। विधियां दो ही लेवल में बांटी गई, एक मनोवैज्ञानिक, एक अमनोवैज्ञानिक। तो प्रयोगशाला विधि क्या है, तो ये साइकोलॉजिकल विधि है। ये विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी उपयोगी मानी जाती है। ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये विधि बालकों में तार्किक गुणों का भी विकास करती है। ये विधि संक्षिप्त अधिगम पर बल देती है, यानी कि कम से कम सीखे बच्चा लेकिन बेहतरीन सीखे। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे कमजोर और मंद बुद्धि के बालकों के लिए विधि उपयोगी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कमजोर और मंद बुद्धि का बालक जो है वो जब लिख ही नहीं पा रहा है, क्लास में बैठ के वो किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट कैसे बना के लाएगा, वो प्रयोग कैसे करेगा, तो वो तो डम हो जाएगा और ज्यादा, तो उसके लिए ये उपयोगी नहीं मानी जाती। इस विधि में समय और धन की खपत भी अधिक हो जाती है, समय भी खर्च होता है और धन की भी खपत ज्यादा हो जाती है। सभी शिक्षकों को प्रयोगशाला का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता है ना। भाई जरूरी नहीं है ना कि जो लाइब्रेरी मतलब लेबोरेटरी बनाई गई है जिसके अंदर बच्चों को आपको प्रयोग कर करके दिखाने हैं, तो वहां पर जो स्कूल में सारे टीचर हैं, भाई सब टीचर तो अलग अलग सब्जेक्ट कितना भी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन हर टीचर सभी सब्जेक्टों में परफेक्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षकों को प्रयोगशाला का पूरी तरीके से ज्ञान भी नहीं होता है। प्रयोगशाला विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है। अब आपके जो आपकी लेबोरेटरी होती है उसमें जरूरी नहीं है कि सारी पुस्तकें रखी हो जो प्रयोगशाला विधि से रिलेट करती हो, तो अभाव भी होता है। गणित के प्रत्येक प्रकरण को इस विधि के द्वारा पढ़ाना संभव भी नहीं है, जैसे कि अंक गणित और बीज गणित को तो बिल्कुल ही इसके तहत पढ़ा नहीं सकते हैं। अगला चलेंगे, अगला क्या कह रहा है, अगली इकाई विधि आती है। इकाई विधि के जनक कौन है, H.C. मॉरिसन है, याद रखेंगे H.C. मॉरिसन है। इस विधि में संपूर्ण सिलेबस को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। यानी जो आप लेसन प्लान या पाठ योजना जब बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक पाठ को डिवाइड कर लेते हैं छोटी छोटी इकाइयों में, इसी को इकाई विधि कहा जाता है। और इकाई विधि के जनक कौन है, तो H.C. मॉरिसन है, याद रखेंगे। थॉमस एम रिस्क के अनुसार, किसके अनुसार, थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई किसी समस्या
या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई क्या करती है? समस्या या योजना से जो भी संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता होती है उनको प्रकट करती है। एच.सी. मॉरिसन क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो इसके जनक है ना, एच.सी. मॉरिसन तो जनक है, तो ये क्या कहते हैं? इकाई वातावरण, संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक और महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आ जाता है, यानी कि वो कॉपरेट करने लगता है। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। अब इकाई विधि के सोपान या चरण या पद कितने हैं? तो 5 पद हैं, याद रखेंगे। पहले तो जांच करना यानी अनुसंधान, रिसर्च करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना यानी कि प्रेजेंटेशन करना, क्रियान्वित करना या आत्मीकरण करना या इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर उसके बाद सुव्यवस्थीकरण करना यानी कि एडजस्टमेंट करना, फिर उसके बाद कथन या अभिव्यक्तिकरण करना। ठीक है, अगला देखिए, इकाई विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग 1920 से हुआ है। कब से हुआ है? तो इकाई विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होना शुरू हुआ 1920 से। अब इसके गुण क्या हैं? तो प्रकरण को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब टुकड़े किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं संश्लेषण विधि भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई है ना, क्योंकि आपको बताया था ना कि खंड कौन करते हैं, कहाँ पर होते हैं खंड, तो खंड हो जाते हैं संश्लेषण विधि में। इस विधि से बालकों में योजना बनाने का गुण विकसित हो जाता है। छोटी छोटी जब टॉपिक उन्हें मिल जाते हैं तो बच्चे योजना बनाना यानी प्लानिंग बनाना भी सीख जाते हैं। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील और सक्रिय भी बना रहता है ना, क्रियाशील एक्टिवनेस रहता है। कक्षा कार्यों को सरल और सुगम बना देती है। इस विधि में इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसकी कमी या इसके दोष क्या है। तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि टुकड़ों में बट गया ना सब कुछ। तो टुकड़ों में बंटने का मतलब है कि आप टुकड़ों में आपने बांटा है तो कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको सब समझाना भी पड़ेगा बच्चे को। सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है ना उसको आप इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ा सकते हैं। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव भी होता है, और इस विधि के ना तो शिक्षण पर ही पद ही निश्चित होते हैं और ना ही उनके लिए समय की सीमा निर्धारित होती है। अब आती है आपकी 9वीं विधि, व्याख्यान विधि क्या है। तो इसके प्रवर्तक हैं व्याख्यान के। चाहे किसी भी विषय में आपसे व्याख्यान विधि पूछी जाए, इसके प्रवर्तक हैं कौन? तो प्लेटो माने जाते हैं। यह सबसे प्राचीन विधि मानी गई है और यह विधि श्रवण पर आधारित है, यानी कि सुनने पर आधारित है। यहाँ पर क्या होगा, टीचर यहाँ पर शिक्षक जो है वो व्याख्या देता रहेगा, भाषण देता रहेगा, टॉपिक समझाता रहेगा, और बच्चा छात्र क्या है, मुख बधिर होकर सुनता रहेगा। बधिर तो नहीं खैर, लेकिन हाँ मुख बंद करके सुनता रहेगा, यानी उसको बोलने की परमिशन तभी होगी कि जब शिक्षक चाहेगा, अदरवाइज बच्चे को सुनना उसकी मजबूरी है। ठीक है, अगला देखिए, ये शिक्षक केंद्रित होती है, क्योंकि शिक्षक बोले जा रहा है तो शिक्षक केंद्रित होगा। यहाँ व्याख्यान विधि में शिक्षक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है और छात्र सामने बैठकर उसे सुनते हैं। इस विधि से शिक्षण करने का उद्देश्य आलोचना, समालोचना, मूल्यांकन अथवा समीक्षा करना होता है। थॉमस एम रिस्क कहते हैं कि व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों और संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है उसे सुनने वाले समझे। ठीक है, शिक्षक क्या चाह रहा है कि शिक्षक जो चीज भी जिस भी टॉपिक पर व्याख्यान दे रहा है तो वो ये चाहता है कि जो भी उसके व्याख्यान को सुन रहा है वो सिर्फ सुने और समझे, है ना। अगला देखिए, बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति ही व्याख्यान एक व्यावहारिक विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, ब्राउन महोदय ने व्यवहारिक विधि के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है शास्त्रीय व्याख्यान, अनुक्रमिक व्याख्यान, समस्या केंद्रित व्याख्यान, शोध व्याख्यान, तुलनात्मक व्याख्यान। शास्त्रीय जो होता है ये होता है आपका क्लासिकल। ठीक है, अनुक्रमिक फिर उसके बाद में होता है समस्या केंद्रित व्याख्यान, यानी जो व्याख्यान होगा वो समस्या पर आधारित होगा, फिर शोध पर होगा और फिर तुलना पर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके सोपान या चरण क्या है। तो 5 चरण है, 5 चरण सोपान या पद या स्तर कह लीजिए। प्रकरण विषय वस्तु का निर्धारण करना होता है, अध्यापक द्वारा व्याख्यान बनाना होता है जिसमें पूर्व ज्ञान निर्धारण होगा, फिर उद्देश्य निर्धारित होगा, पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा तैयार होगी और उदाहरणों को स्थान दिया जाएगा। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, सारांश प्रस्तुत किया जाता है, फिर मूल्यांकन किया जाता है। व्याख्यान विधि के गुण क्या है ये देखेंगे तो शब्दों के अर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाते हैं, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उनकी डिक्शनरी बड़ी हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। अगला है श्रम और धन की भी बचत होती है, क्योंकि ये ज्यादा खर्चीली नहीं होती है।
ये विधि शिक्षक के लिए सुविधाजनक मानी जाती है। अगला है समय की बचत करती है, क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर वो उस टॉपिक पे व्याख्यान दे देता है जो उसको लगता है कि उसे पेपर में देने ही है बच्चों को, तो उस टॉपिक को समझा देता है। जीवनी और आत्मकथा वाचन हेतु सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। जब किसी की जीवनी या आत्मकथा का वाचन करना हो शिक्षक के द्वारा, तब तो ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि के द्वारा अधिक छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कराने में भी ये विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला, ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, छोटे बच्चों के लिए ये नहीं होती है। व्याख्यान विधि की कमी या दोष क्या है? तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें शिक्षक ही वक्ता बनकर प्रवचन देता है तथा विद्यार्थी मुख्य श्रोता बनकर सुनता रहता है, यानी कथावाचक की तरह। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी नहीं मानी जाती। ये विधि रटने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाती है। यह विधि कमजोर और मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगला देखेंगे प्रदर्शन विधि। 10वीं विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि। किसी घटना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना ही तकनीकी भाषा में प्रदर्शन कहलाता है। इस विधि में बालकों को वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का बोध कराया जाता है, परंतु यह उतना प्रभावी नहीं होता जितना वस्तु के प्रदर्शन द्वारा उसका ज्ञान हो जाता है। प्रदर्शन विधि साहित्य शिक्षण में कम और विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है। यानी विज्ञान में आप क्या करते हैं, बालक को जब बल्ब के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो बल्ब के बारे में आप कितना भी बता लीजिए, जब तक आप बल्ब को लाकर कक्षा में और एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताएंगे, तब तक बच्चा जो है वो थ्योरी बेस पर इस बल्ब को नहीं सुनेगा या समझेगा। बल्ब को देखकर सारी बातें वो समझ जाएगा, क्योंकि बच्चे के घर में भी बल्ब लगे हुए हैं, है ना। चलिए अगला है, ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है और मूर्त से अमूर्त शिक्षण का अनुसरण करती है। यानी इस विधि का प्रयोग वही बच्चा कर सकता है जो जानता हो, है ना, जो जानता हो वही अमूर्त की ओर जा सकता है। इसके गुण क्या हैं? तो ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये वस्तु का अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है ना इसमें। अगला है कि इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। इस विधि से प्राप्त ज्ञान भी स्थायी होता है। ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ये विधि बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान देती है, यानी कि सामने से ज्ञान देती है और प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करती है। यह विधि कम खर्चीली होती है और छात्रों में मानसिक विकास भी करती है। इस विधि में शिक्षक को कम बोलना पड़ता है। अगला देखिए, प्रदर्शन विधि की कमी क्या है? तो ये विधि शिक्षक केंद्रित मानी जाती है। कितना भी कर लो आप, फिर भी ये विधि क्या है? शिक्षक केंद्रित ही मानी जाती है। यानी वह शिक्षक जिस चीज को प्रदर्शित करना चाहता है, शिक्षक सिर्फ उसी को प्रदर्शित करेगा। यानी जरूरी नहीं है कि आज आपको मास्टर साहब ने तितली के बारे में बता दिया, तो जरूरी नहीं है कि मास्टर साहब तितली पर आपको प्रोजेक्ट देंगे। बच्चे चाहते हैं कि वो तितली पर प्रोजेक्ट बना के लाए, लेकिन मास्टर साहब नहीं चाहते हैं, तो ये क्या होती है? शिक्षक पर केंद्रित होती है। कुशल और अनुभवी शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इस विधि में अनुशासन का अभाव होता है। यहाँ पर अनुशासन होता ही नहीं है। ये विधि पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं होती है, यानी जो पाठ्यक्रम में है उससे हटके ही होती है। अगली 11वीं विधि आती है पर्यवेक्षित अध्ययन की विधि। ये क्या कहती है? मॉरिशन इसकी क्या है? मॉरिशन इसके प्रस्तुत करता है। इस विधि के अन्य नाम है निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली या समाजीकृत अभिव्यक्ति प्रणाली। इस विधि में शिक्षक केवल छात्रों का मार्गदर्शक होता है। केवल क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, एवं बालकों की समस्याओं का वो समाधान करता है, यानी पर्यवेक्षित करता है। ठीक है, चलिए इसके गुण या विशेषताएं क्या है? तो इस विधि में व्यक्तिगत संलग्नता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। यानी इस विधि के अंदर ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत संलग्नता का सिद्धांत है ये, है ना। व्यक्ति की संलग्नता होनी बहुत जरूरी है। मंद बुद्धि के छात्र भी इस विधि का लाभ उठा लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक बालक की क्षमता की योग्यता के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। यह विधि स्वाध्याय पर बल देती है, यानी कि स्वयं से अध्ययन करने पर बल देती है। मौन वाचन जो कि गद्य और कहानी के लिए होता है, के लिए उत्तम मानी जाती है मौन वाचन के लिए। इसका अंतिम उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक पर स्वामित्व स्थापित करना। यानी कि जितना भी कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक में है, वो कहते हैं ना कि पुस्तक रट्टा मार वाला व्यक्ति है ये, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? इसी की विशेषता है। वो क्या होता है? पर्यवेक्षित होता है। ये विधि करो और सीखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर? करो और सीखो। ठीक है, चलिए इस विधि के सोपान कितने हैं? तो 3 सोपान है। पहला है नियोजन, फिर क्रियान्वयन, फिर है मूल्यांकन, और यही चलते हैं आपके क्रमानुसार। पहले नियोजन करेंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, बाद में वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करेंगे। चलिए अब 12वीं विधि आती है दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि का विकास सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है के शोध छात्रों मिशिगन व हार्वे ने किया था। किसने किया? हार्वर्ड में हार्व और मिशिगन ने किया था।
दल का अर्थ होता है समूह, अर्थात शिक्षक द्वारा समूह में शिक्षण कराना दल शिक्षण कहलाता है। दल शिक्षण के 3 सोपान है। कितने हैं? योजना बनेगी, व्यवस्था बनेगी और फिर मूल्यांकन होगा। दल शिक्षण विधि के सिद्धांत क्या हैं? तो अधिगम का निरीक्षण सिद्धांत है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा उसका निरीक्षण सिद्ध करो। शिक्षक की क्या क्या जिम्मेदारी है उसका सिद्धांत है। फिर तत्पर रखने का सिद्धांत है, बालक को आपको क्या रखना है? तत्पर, एक्साइटमेंट में रखना है। छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का सिद्धांत है। समस्या समाधान का सिद्धांत, सामग्री के चयन का सिद्धांत। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है, धन, समय और शक्ति का सदुपयोग हो जाता है, छात्रों में अनुशासन का विकास होता है, छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी भी मिल जाती है, यानी कि करंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी इस विधि के माध्यम से मिल जाती है। संतुलित सामाजिक विकास संभव हो जाता है। दल शिक्षण विधि के दोष क्या है? तो आर्थिक भार अधिक हो जाता है ना, समन्वय करने में कठिनाई हो जाती है। हर कोई क्या है, दल में साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करता है ना। सहयोग की भावना भी कम पाई जाती है। तो समन्वय और सहयोग एक ही बात है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। अब 13वीं विधि आती है आपकी समस्या समाधान विधि। जनक है इसके सेंट थॉमस और सुकरात है, ठीक है, सुकरात है। अगला, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के सामने पढ़ाई गई विषय वस्तु से संबंधित समस्या रखता है और छात्र उसका हल या समाधान खोजते हैं। सामाजिक अध्ययन में पाठ के पूर्ण होने पर अंत में प्रश्न को छात्र से हल करवाया जाता है, ठीक है। गृह कार्य भी समस्या समाधान की विधि का ही एक उदाहरण है। अगला है इसके सोपान चरण कितने हैं? तो 6 सोपान है या चरण है। समस्या को जानना और फिर उसका चयन करो, फिर है समस्या का प्रस्तुतिकरण करो, समस्या हल करने के उपाय सोचो या कल्पना करो, एक विचार का विकल्प का क्रियान्वयन करो, मूल्यांकन करो और लास्ट में निष्कर्ष निकालो। जॉन डीवी कहते हैं कि समस्या समाधान विधि द्वंद्व पैदा करती है। समस्या समाधान विधि क्या पैदा करती है? तो द्वंद्व करती है, ठीक है। कुर्ट लेविन ने समस्या समाधान विधि को बाधा के रूप में वर्णित किया है। कुर्ट लेविन ने क्या कहा? तो समस्या समाधान विधि बाधा के रूप में वर्णित की है। समस्या समाधान विधि के गुण देखेंगे और इधर कमी देखेंगे। तो चिंतन और तर्क शक्ति का यहाँ पर विकास होता है, ये तो इसका गुण हुआ, लेकिन समय अधिक खर्च हो जाता है, ये इसकी कमी हो गई। विद्यार्थी यहाँ पर सक्रिय होता है, ये बात बिल्कुल सही है, गुण है इसका, लेकिन कमजोर बालकों के लिए ये उपयुक्त नहीं होती, वो यहाँ पर एक्टिव होते ही नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें क्या होता है, इसकी कमी है कि अशुद्ध ज्ञान भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अगला यहाँ पर गुण इसका ये स्थायी ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाती है, जबकि नकल की समस्या यहाँ ज्यादा होती है, बच्चा नकल करके लिखने में ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। 14वीं विधि क्या है आपकी? मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जिसे आप क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ये क्या है? तो प्रवर्तक है इसके एलेक्स आसवर्ड, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। 1950 में इन्होंने प्रतिपादन किया। ये एक विज्ञापनकर्ता भी थे, यानी कि एडवर्टाइजमेंट भी करते थे। ये मस्तिष्क आंतरिक भावों से प्रेरित होकर किसी नवीन ज्ञान को किसी ज्ञान को सृजन करता है या निर्माण करने के लिए तैयार हो जाए। विद्यालय में प्रयोग हुआ, वाद विवाद पर विचार विमर्श, खेल कूद प्रतियोगिता आदि कार्य पर यह विद्यालय में प्रयोग होती है। उद्देश्य, लाभ या गुण क्या है, विशेषताएं क्या है? तो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, चिंतन शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना और स्व प्रेरणा के गुण को विकसित करना है। सोपान या चरण की बात करें तो इस विधि के 8 चरण है, 8 सोपान है, 8 स्तर है, 8 पद है, ठीक है। परिचय है और क्या है? हिमभंजक है, परिभाषीकरण है, उसके बाद समस्या पर संकेंद्रण कथन का चयन, मस्तिष्क उत्प्लवन, मुख्यतम सुझाव देना और मूल्यांकन तकनीकी। दोष क्या है इसके? किसी भी विषय का व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो सकता, निष्कर्ष और परिणाम अस्पष्ट होता है, सबकी भागीदारी संभव नहीं होती है, मूल्यांकन कठिन होगा और समय भी ज्यादा लग जाएगा। इसका महत्व यह है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी के चिंतन में ये जरूरी होती है। अब आती है 15वीं विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इसके जनक है आपके आर्मस्ट्रांग और अन्य नाम है खोज विधि, अनुसंधान विधि और अन्वेषण विधि। इस विधि में 2 प्रणाली प्रचलित हैं, एक तो नवीन प्रणाली है और दूसरी है आपकी परंपरागत प्रणाली। नवीन प्रणाली क्या है? तो इस प्रणाली में शिक्षक कक्षा में छात्रों से निरीक्षण, तुलना, प्रयोग करवाकर परिणाम निकलवाता है। और परंपरागत प्रणाली क्या है? तो इस प्रणाली में बालक पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन का सहारा लेकर विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों तथा परिणामों की जानकारी प्राप्त करता है। ह्यूरिस्टिक विधि की गुण या विशेषताएं क्या है? तो ये विधि बालकों में खोजी प्रवृत्ति को विकसित करती है। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। बालक में स्वाध्याय की भावना विकसित होती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी और अधिक स्पष्ट हो जाता है।
अब इसकी कमी या दोष क्या है? तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, समय भी अधिक खर्च हो जाता है। अगला चलिए पर्यटन विधि, पर्यटन या भ्रमण विधि। प्रतिपादक है प्रोफेसर रे ने। इस विधि में भ्रमण द्वारा निरीक्षण करके ज्ञान अर्जन किया जाता है। इस विधि का आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके गुण या लाभ या विशेषताएं क्या हैं? तो बालक विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आ जाता है। इस विधि में शब्द, चित्र और कल्पना को स्थान नहीं मिलता है। बालक की स्वाभाविक रुचि बढ़ती है। इस विधि से बालकों में सहयोग की भावना विकसित होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। दोष या कमी क्या है? तो समय और धन अधिक लगता है ना, और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। छात्र में अनुशासनहीनता बढ़ जाती है और सभी प्रकरण इस विधि में पूरे नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। अगला है पैनल चर्चा विधि, वाद विवाद विधि भी इसे कहते हैं। प्रवर्तक है हैरी ए आवर स्ट्रीट, 1929 में लेकर आए। किसी समस्या को लेकर समूह के द्वारा किए जाने वाला वाद विवाद जिसे समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। पैनल चर्चा हेतु न्यूनतम 2 कालांश का समय आवश्यक रूप से रखा जाता है, जैसे 30 मिनट और प्लस उसके बाद में क्या रखा जाएगा? 1 घंटा। 30 मिनट और दूसरा रखा जाएगा 1 घंटा। पैनल चर्चा के अंतर्गत अंत में विद्यार्थी को प्रश्न पूछने हेतु 10 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है। अगला पैनल चर्चा की पूरक विधि दल शिक्षण विधि को माना जाता है। हार्वर्ड गुली क्या कहते हैं? हार्वर्ड गुली क्या कहते हैं? परिचर्चा उस समय होती है जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने उपस्थित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या समस्या पर निर्णय लेते हैं। पैनल चर्चा बिंदु विधि के सिद्धांत क्या है? तो मौलिकता और क्रियाशीलता का सिद्धांत, जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सिद्धांत, आधुनिक व्यवस्था का सिद्धांत, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब आते पैनल चर्चा के प्रकार क्या है? तो सार्वजनिक वाद विवाद या जनसाधारण पैनल चर्चा है, शैक्षणिक वाद विवाद है। अगला आता है सार्वजनिक वाद विवाद क्या होता है? तो इसमें 3 प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास होता है। तत्कालिक समस्याओं की सही सूचना प्रदान करना, सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करना, साधारण जनता का मनोरंजन करना। दूसरा है शैक्षणिक वाद विवाद क्या होता है? तो इसमें भी 3 प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सूचनाओं और तथ्यों को प्रदान करना, सिद्धांतों और संपत्तियों को बोधगम्य बनाना, समस्याओं का समाधान करना। सामूहिक वाद विवाद पैनल चर्चा का स्वरूप क्या है? तो इस विधि में 4 प्रकार की भूमिकाओं के आधार पर कार्य होता है। पहला अनुदेशक होता है, एक अध्यक्ष होता है ना, जिसको पैनल लीडर भी कहते हैं। फिर तीसरा समूह के सदस्य 4 या 5 होते हैं और फिर श्रोतागण होते हैं। पैनल चर्चा विधि की अब गुण या विशेषताएं देखते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। आधुनिक शिक्षण तकनीकी पर आधारित शैक्षिक नवाचार है। यह विधि 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञों का लाभ प्रदान करती है। इस विधि में समस्या का स्थायी समाधान होता है। इसमें सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। इस विधि से ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लिए इस प्रविधि द्वारा चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था की जाती है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। अब आते हैं इसके दोष या कमी। छात्र अंतःक्रिया हेतु पर्याप्त समय नहीं होता है छात्र के पास में। विद्यालय की समस्त सारणी में स्थान देना मुश्किल हो जाता है। पैनल चर्चा विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर इस विधि द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। चलिए अगली क्या है? भाषा शिक्षण में प्रमुख खेल विधियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, चलिए ये है मॉन्टेसरी विधि। प्रवर्तक है मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की रहने वाली थी। यह विधि विशेषतः 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षण हेतु उपयोगी मानी जाती है। इसमें बालकों को खेल के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और शिक्षक बालक के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य प्राय महिलाएं करती हैं। गुण या विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। ये विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर, खेल खेल में शिक्षा तथा करके सीखना जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में मांसपेशियों और ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये विधि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगली है आपकी किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि। प्रवर्तक है फ्रॉवेल, जो कि जर्मनी के थे। प्रवर्तक है कौन? फ्रॉवेल, जो जर्मनी के थे। शिक्षा जगत में सर्वप्रथम खेल विधि का प्रयोग फ्रॉवेल ने किया था। इस विधि में 3 से 7 वर्ष के उम्र के बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा दी जाती है। इस विधि में शिक्षा को माली और बच्चों को फूलों के पौधे, है ना, फूलों के पौधों की संज्ञा दी गई है। फ्रॉवेल का कहना है कि जिस प्रकार माली का काम सामग्री जुटाना है, पौधे को स्वतंत्रता से विकसित होने देना चाहिए। अगला है पॉइंट आपका किंडरगार्टन विधि शिक्षण सामग्री क्या है? तो आकर्षक तथा भिन्न रंग की गेंदें चाहिए, लकड़ी की गेंद और घनाकार गुटके चाहिए,
उसके बाद में छोटे घनाकार 8 गुटकों से बना एक बड़ा घनाकार गुटका चाहिए, एक बड़ा घन जो कि 8 आयतों से विभक्त हो। ठीक है। भाषा शिक्षण में फ्रोवेल ने वर्ण परिचय पद्धति का उपयोग किया, जिसमें वर्णों तथा उनमें संबंध चित्रों में सामंजस्य स्थापित करके बालकों को वर्ण पहचानने का अभ्यास दिया जाता है। ठीक है। अगला है, चित्रों व चार्टों के माध्यम से बालकों को कहानी सुनने और वार्तालाप करने का अवसर दिया जाता है। बालक लयात्मक ढंग से भावगीतों को सस्वर बोलना सीखते हैं और इस तरह खेल खेल में ही भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगली विधि है खेल विधि। प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। खेल विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में बालकों की रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया आदि से संबंध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति करती है। प्रारंभिक अवस्था में स्काउटिंग, प्रहसन, शब्द और वाक्य रचना खेल खिलवाए जाते हैं। अंताक्षरी एकांकी कार्यक्रम 4वीं-5वीं कक्षा में करवाई जाती है। भाषा शिक्षक का मुख्य लक्ष्य बालकों में प्रत्येक खेल कार्यक्रम से भाषाई कौशलों की वृद्धि करना होना चाहिए। अगली आती है डाल्टन विधि। प्रवर्तक सन 1920 में हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन नामक नगर के विद्यालय में इस विधि को प्रारंभ किया था शिक्षण के लिए। डाल्टन विधि के सिद्धांत क्या है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देती है, अध्ययन और शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है, स्वाध्याय पर बल देती है। शिक्षक का कार्य केवल मार्गदर्शन करना होता है। डाल्टन विधि को स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। ये विधि किशोर बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भाषा शिक्षण में इस विधि के द्वारा उच्चारण, पठन, लेखन, रचना कार्य आदि की शिक्षा बहुत अच्छे रूप में की जाती है। फिर आती है अगली विधि विनेटिका विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर कार्लटन है। इन्होंने अमेरिका में विनेटिका नामक स्थान पर प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए एक नया प्रयोग किया, जिसे विनेटिका विधि कहते हैं। अगला पढ़ेंगे, इस विधि में बालक अपनी गति से स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। एक देह पत्र में निर्धारित कार्य लिख दिया जाता है, जिसे बालक पूरा करता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक होता है, जो बालकों के कार्य का निरीक्षण करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। अगला देखेंगे डैक्रोली विधि क्या होती है। डैक्रोली नामक स्थान पर एक शिक्षा शास्त्री ने मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया, उसे डैक्रोली विधि कहते हैं। इस विधि में बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा दी जाती है। भोजन, भौतिक तत्व, सुरक्षा और कार्य क्षमता को आधार बनाकर बालक को शिक्षण दिया जाता है। इस विधि में पुस्तक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक अपनी सूझबूझ से बालकों की रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं के कार्य करता है। अगली विधि आती है बेसिक शिक्षा विधि, जिसे आप बुनियादी शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानते हैं। प्रवर्तक है इसके महात्मा गांधी। इस विधि के द्वारा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा में शिक्षण कराने से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलता है। इस विधि में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ आधारभूत शिल्प की शिक्षा भी दी जाती है। ये विधि बड़ी कक्षा के बालकों को नहीं है, मतलब उनके लिए नहीं है। इसमें छोटे बच्चों को ही शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। इस विधि में भाषा को गौण स्थान दिया जाता है, यानी कि द्वितीय स्थान दिया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों भाषा शिक्षण के उपागम पढ़ेंगे, है ना, जो कि सभी विषयों में सेम है। चलिए इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 5 में, यानी कि क्लास 5 में, जो कि शिक्षण विधियों की ही क्लास 5 आएगी। और अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं लिए तो ले लीजिए, काफी क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ, काफी सारे, कम से कम अगर मैं ये बोलूं आपसे कि मैं 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ, PYQs करवा चुकी हूँ, नए क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, क्लास नहीं ली है, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जाइए और क्लास लीजिए, क्योंकि हिंदी की क्लासेस भी पड़ी हुई है, हिंदी के PYQs भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, CDP के भी पड़े हुए हैं, EVS के भी पड़े हुए हैं, और इंग्लिश की भी 2 क्लासें लगा रखी है ना। तो चलिए अपना दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं क्लास 5 में।